नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रज़िया सुल्तान के बारे में और एक दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1240 में बहरन शाह नामक एक व्यक्ति सुल्तान बनता है और कुछ ही समय पश्चात मसूद शाह नाम का दूसरा व्यक्ति दिल्ली सल्तनत पर काबिज होता है। और इसके बाद 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का सुल्तान बनता है और लगभग 1266 तक वह शासन करता है। तो प्यारे छात्रों, ये जो तीन शासक हैं इनका कार्यकाल में कुछ खास विशेष घटना हुई नहीं है, इसलिए इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है बलबन। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था तुर्काने चहलगामी। और ये बलबन ये भी इल्तुतमिश का गुलाम था और इल्तुतमिश ने बलबन की योग्यता देखते हुए इसको तुर्काने चहलगामी नामक संगठन में भर्ती कर लिया। और ये जो हमारा इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, और बलबन ने अपनी निष्ठा के साथ सुल्तान इल्तुतमिश की सेवा की और इसकी सेवा से इल्तुतमिश भी खुश हुआ। तो हम सभी जानते हैं प्यारे छात्रों कि इल्तुतमिश ने 1236 तक शासन किया। तो 1236 तक जो कि शासक बड़ा तगड़ा था, है ना, और उसकी कैबिनेट या उसका मंत्री परिषद या कह लें हम तुर्काने चहलगामी, ठीक है, वो इसके अंडर में थी। तो जब तक इल्तुतमिश था तब तक तो ये जो संगठन था वह निष्ठा से इल्तुतमिश के अंडर में कार्य करता रहा। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, इसके बाद एक कमजोर व्यक्ति शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसके बाद क्या हो गया कि अगर शासक कमजोर हो तो फिर मंत्री या नीचे के लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है प्यारे छात्रों। देखो अभी हमारे वर्तमान में लोकतंत्र में भी देखो तो पिछले वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वो काफी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत कम बोलते थे। तो लोगों को लगता था कि यार ये बहुत बोलते नहीं और कुछ कार्रवाई करते नहीं, खास करके हमारे पड़ोसी देशों को करारा जवाब देते नहीं है। तो लोगों में एक नाराजगी हो गई और फिर स्वतः ही लोगों ने अपने अंदर से एक व्यक्ति को चुना जो बोलने में तेज हो, है ना, जिसकी आवाज में दम हो और लोग उसके खौफ से डरे, ठीक है। तो फिर मोदी जी आ गए। ठीक वैसा ही समय के साथ होता रहता है ना। तो अब क्या हो गया कि ये तुर्काने चहलगामी नामक संगठन क्या हो गया, वह शक्तिशाली हो गया। लेकिन यहाँ पर लगभग 40 तुर्क थे और सबका अलग अलग गुट था और इनमें से हर कोई सुल्तान बनना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, षड्यंत्रों का खेल शुरू हो गया और अपनी अपनी पसंद के क्या हो गए, सुल्तान बनाए गए। तो हमारा ये जो बलबन है इसका प्रमुख योगदान रहा रज़िया सुल्तान को सुल्तान बनाने में। और फिर कुछ समय बाद रज़िया सुल्तान को गद्दी से नीचे उतारने के षड्यंत्र में भी इसका प्रमुख योगदान रहा। तो इसी तरह से षड्यंत्र के माध्यम से कभी बहरम शाह को सुल्तान बनाया गया, कभी मसूद शाह को बनाया गया और अंत में नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया, ठीक है। तो जब नासिरुद्दीन सुल्तान बनता है 1246 में, तब ये जो बलबन है इसका रुतबा बढ़ जाता है और यह नासिरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में या मुख्य वजीर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि वास्तविक शासक तो बलबन ही था और नासिरुद्दीन था वह नाम मात्र का शासक था, लेकिन इसने इसके अंडर में कार्य किया। और फिर इसकी मृत्यु के बाद सन 1266 में विधिवत रूप से वह दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो सुल्तान बनने के बाद 1266 में यह दिल्ली का सुल्तान बन गया गयासुद्दीन बलबन। अब ये इसका संबंध किससे था, तुर्काने चहलगामी से, ठीक है। तो अब बलबन भली भांति जानता था कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूं और जिस संगठन से जुड़कर, है ना, मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो तुर्काने चहलगामी
तुर्कान चहलगामी की हरकतों से बलबन पूरी तरह से वाकिफ था और पता था कि यह संगठन कितना धूर्त है, कितना षड्यंत्रकारी है। तो सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया इसने कि इस तुर्कान चहलगामी नामक संगठन को समाप्त करने का, इसको निष्क्रिय करने का कार्य किया। और दीवाने आरिफ नामक एक सैन्य विभाग का जो दबा कुचला संगठन था उसको उसने पुनरुत्थान किया और उसको मजबूत करने का कार्य किया। ठीक है, तो सबसे पहले जिस संगठन से वो आगे बढ़ा था, लेकिन पता था कि ये संगठन मेरे लिए भी कभी खतरा हो सकता था, ये सोच के क्या कर दिया उसने, तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दीवाने आरिफ नामक संगठन को उसने आगे बढ़ाया। जो कि बलबन बड़ा महत्वाकांक्षी था और वह शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, तो अब उसने क्या कर दिया, दरबार में बहुत सारे बदलाव शुरू कर दिए और दरबार में घोषणा कर दी कि जब सुल्तान गद्दी में बैठा हो और दरबार भरा भरा हो तो केवल काम की बात की जाए, अनावश्यक कोई बात नहीं की जाए, बिना वजह फंसा नहीं जाए, बिना वजह बात नहीं की जाए। अगर कोई करता हुआ पाया गया तो उसे उचित दंड दिया जाएगा और दंड के रूप में कोई ऐसा दंड नहीं, उसको सीधा उसकी गर्दन काट दी जाती थी या उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो डर के मारे गयासुद्दीन बलबन के दरबार में कोई भी दरबारी की हिम्मत नहीं थी कि वह अनावश्यक रूप से कोई बात करे। जब अपनी बारी आए या उसको जब मौका दिया जाए तभी वह अपनी बात रखे। ठीक है, और इसके अलावा सुल्तान के पद को और भी गौरवान्वित करने के लिए इसने सिजदा व पाबोस, सिजदा और पाबोस नामक प्रथा शुरू की। सिजदा यानी कि जैसे कि अगर कोई दरबारी सुल्तान सामने गद्दी में बैठा और वो अंदर प्रवेश करता है तो वो ऐसे ऐसे झुक के आएगा, और पाबोस यानी बिल्कुल पास में आके, करीब में आके वह सुल्तान के चरण को स्पर्श करेगा और उसके चरणों को चूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने नई नई प्रथाएं शुरू की। अब समय के साथ उसने देवी सिद्धांत या राजत्व का सिद्धांत, देवी सिद्धांत या राजत्व का सिद्धांत उसने लागू किया। तो एक तरफ जो मुस्लिम धर्म है वह क्या कहते हैं, एक सर्वोच्च शक्ति को मानता है, जिनको कि अरबी में अल्लाह कहा जाता है, हिंदी में बोले तो भगवान, दूसरे हैं इंग्लिश में बोले तो गॉड। ठीक है, इस शक्ति के अलावा दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। जनता को समझाया गया था इस्लाम धर्म के अनुसार कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं है या कोई भी ईश्वरीय शक्ति वाला आम मनुष्य नहीं हो सकता। लेकिन उस जमाने में बलबन देवी सिद्धांत लागू करता है, राजत्व का सिद्धांत लागू करता है। इसको फारसी में बोलते हैं नियामत से खुदाई। ठीक है, तो वह इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना रौबदार होता है कि जनता को यह समझा देता है कि देखो मेरी प्यारी रियाया, देखो भगवान या अल्लाह के बाद अगर कोई इस धरती पर शक्तिशाली है तो वो मैं हूँ। ठीक है, मैं ही तुम्हारा भला कर सकता हूँ, मेरी भलाई में ही आप सबकी भलाई है। ठीक है, तो ये सब बातें बलबन जनता को समझाने में सफल रहा। इसके अलावा यह बड़ा चालाक था क्योंकि अपने जीवन भर उसने क्या किया था, बहुत सारे षड्यंत्रों में शामिल रहा था, कई सारे सुल्तानों को उसने बनाया, नीचे भी उतारा। तो अब ये हमेशा क्या करता था, सतर्क रहता था और उसने खुफिया विभाग अपने राज्य में खुफिया
विभाग को मजबूत किया ताकि राज्य में इसके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का आसानी से पता लगाया जा सके। और चूंकि विभाग के माध्यम से पता चला कि ये फलाना है, ये उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये उसके खिलाफ षड्यंत्र करता है, कुछ न कुछ बातें तो राजा के खिलाफ उठती, लेकिन चूंकि ये शक्की मिजाज का था, है ना, और जीवन भर ये कुछ षड्यंत्र करता आया था, तो बड़ा ही शक्की मिजाज का हो गया। और अब वो अपने जितने जो भी विरोधी है उनका वह खात्मा करेगा। और यह दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान है जिसने लोह व रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, ब्लड एंड आयरन, है ना, बिस्मार्क ने किया था ना ब्लड एंड आयरन की नीति, ठीक इसी तरह से बलबन ने उस जमाने में लोह व रक्त की नीति अपनाई। और इस नीति के तहत जो इसका चापलूस है वो तो फल पाएगा, मेवा पाएगा, और अगर कोई गलती से किसी ने विरोध कर दिया तो वह अपनी जान से हाथ धोएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने पूरे राज्य में एक डर का माहौल पैदा किया, है ना, विरोधियों का बेरहमी से निर्दयतापूर्वक कत्ल किया और कई लोगों को मारा, और अपने राज्य में लोगों को वह डरा के रखता था, अपने साथियों को डरा के रखता था, अपनी रियायत को भी वह डरा के रखता था। तो इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ। एक समय में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। मुसलमानों के बड़े शहर जैसे बुखारा हो गया, बगदाद हो गया, है ना, और भी बहुत सारे स्थान उन्होंने तहस नहस कर दिए थे। लेकिन फिर कालांतर में क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गए और मंगोलों का मुख्य ज्ञान क्या हो गया, मध्य एशिया और चीन की तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो इधर भारत की सरहद पर जो मुगल थे वैसे ही कमजोर थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बलबन ने मंगोलों को कई बार आक्रमण के द्वारा हराया था। तो इसकी यह एक उपलब्धि मानी जाती है कि बलबन ने क्या किया, मंगोलों को हराया था। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, ये दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे, यह एक अपने सुल्तान होने की वैधानिकता का पत्र खलीफा से प्राप्त करते थे। और उस जमाने में बगदाद के खलीफा थे, और ये बलबन ने भी बगदाद के खलीफाओं से अधिकार पत्र प्राप्त किया था, वैधानिक अधिकार पत्र प्राप्त किया था। तो चूंकि इनको वैधानिकता धर्म से मिलती थी और वो भी बगदाद में बैठे खलीफा से, ठीक है, तो खलीफा ने पत्र दिया इसको, जिसकी वजह से ये सुल्तान बना। तो अब ये जो भी सुल्तान थे ये भी सोचते थे कि यार ये हमको धर्म की वजह से या इस्लाम की वजह से हमें सुल्तान बनने का मौका मिला है, ठीक है, और हमारे जो बॉस हैं या आका हैं वहाँ बगदाद में बैठे हुए खलीफा है, तो उनको भी खुश करना चाहिए। तो उनको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस्लाम की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस्लाम की सेवा यानी कि मुसलमानों की सेवा, या क्या कहते हैं, राज्य में जो रियाया है या जनता है उसकी सेवा करना तो था ही, साथ साथ में वह खलीफा को खुश करने के लिए क्या करते थे कि काफिरों को सुधारने का प्रयास करते थे। मतलब इनका ये मानना था कि बुत परस्त लोग हैं, यह क्या कहते हैं, मूर्ति पूजक है, जो कि इस्लाम के हिसाब से गलत चीज है। तो इनको लगता था कि ये लोग गलत हैं, तो इनको सुधारना चाहिए। तो बलबन ने भी भारत में बहुत सारे अभियान चलाए, ठीक है, और कई सारे जो भारतीय धर्म को मानने वाले थे उनको बुरी तरह से रौंदा, उनको मारा, और कई लोगों को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया। और इसके अलावा लोगों को हिदायत दी कि उनके लिए अच्छा होगा कि अगर वह इस्लाम धर्म को अपना लें। ठीक है, और इस तरह से 1286 में इस निर्दय शासक का अंत हो जाता है। इसके बाद देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि ये कौन सा वंश था, गुलाम वंश।
तो गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति बनता है वह किसी का गुलाम था। जैसे कि पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था, फिर इसके बाद इल्तुतमिश बना तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसी तरह से बलबन भी कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, तो इसके बाद एक लास्ट में क्यूमर्स करके एक व्यक्ति गुलाम वंश का अंतिम जो शासक होता है। तो फिर यहाँ पर गुलाम वंश है वह 1206 से लेके 1290 तक रहता है। ठीक है, 1290 तक गुलाम वंश का शासन दिल्ली पर रहता है। इसके बाद वंश बदलेगा और इसके बाद क्यूमर्स के बाद खिलजी वंश दिल्ली पर राज करेगा। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।